नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसे विवाद की चर्चा करने के लिए जिसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय और तसल्ली बख्श तरीके से बैठना पड़ेगा। ये चर्चा है भारत के अंदर एक डिवाइड क्रिएट होने की, भारत में चर्चाओं में उत्तर और भारत की लड़ाई होने की, एक गोमूत्र स्टेट की तुलना में दक्षिण भारतीय राज्यों की। जब यह कहा जाता है भारत के उत्तर भारत राज्यों को कि ये तो गोमूत्र स्टेट हैं, तो इस पर खड़े हुए बवाल की यह चर्चा अपने आप में बेहद खास है। लेकिन इस खास चर्चा को समझने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा, आप अगर कुछ भी काम कर रहे हो तो तथ्यात्मक रूप से जानकारी समझने के लिए थोड़ा बोर्ड पर फोकस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आज सुनने से ज्यादा देखने का कष्ट करें। क्योंकि यहां पर मैं कुछ तथ्य शो करूंगा, संभवतः इसी कारण इस तरह के सेशन लाने में थोड़ी देर हो जाती है। फैक्चुअली डेटास को सेलेक्ट करते करते आगे पीछे लगाते हुए थोड़ा सा समय लगा। चलिए तो शुरू करते हैं। उत्तर और दक्षिण भारत की लड़ाई आफ्टर ऑल चल क्या रही है, लड़ाई कहां से शुरू हुई, सबसे पहले इस विषय पर चर्चा करते हैं। साथियों, असल में जैसा आप सभी जानते हैं कि भारत में हर साल बजट आता है। हर साल बजट आता है। 2017 के बाद से 1 फरवरी को आ रहा है। 1 फरवरी को इस बार निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया। यह बजट अंतरिम बजट था। अंतरिम बजट का अर्थ हुआ वो बजट जो इलेक्शन से पहले लाया जाता है। बोले इलेक्शन 5 साल में होते हैं, तो क्या हर 5 साल में एक बार अंतरिम बजट आता है? जी हां। तो अपना ये अंतरिम बजट आया था। लगभग 47 लाख करोड़ रुपए का सरकार ने बजट रखा। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब होता है सरकार कितना पैसा कमाएगी और कितना खर्च करेगी। क्या सरकार पैसे कमाती भी है क्या? आसान भाषा में कहा जाए तो सरकार टैक्सेशन से, दूसरे देशों से कर्जा लेकर के, आरबीआई से पैसा लेके सरकार अपने खर्च चलाने के लिए पैसा उगाती है। उसे कमाई मत कहिए, लेकिन रिसीप्ट तो कह ही सकते हैं कि सरकार कुछ तो प्राप्त करती है और कुछ एक्सपेंडिचर करती है। बस इसी रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर को कंबाइंड रूप से जिस भाषा में पढ़ा जाता है उसे बजट कहते हैं। आज के सेशन में इस बजट से ही जो संकट खड़ा हुआ है उसकी बातें की जा रही हैं। मेरे प्यारे साथियों, 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत हुआ और हमने उसके ऊपर एक सेशन भी किया था अपनी पाठशाला के ऊपर। ठीक है, तो बजट क्या है? इट इज एन एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो हमारे 1 फरवरी को जो बजट आता है वो असल में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देश में सरकारें कहां से पैसा कमाएंगी, यानी कैसे पैसा इकट्ठा करेंगी और कहां पैसा लगाएंगी, इसका विवरण जब दिया जाता है तो उसे हम बजट के नाम से जानते हैं। ठीक है साहब, बजट आया, उसके बाद से देश में एक विवाद शुरू हुआ। आप और हम विवाद कर रहे थे इस बात का कि बजट में नौकरियों के बारे में क्या कहा गया है, टैक्स स्लैब के बारे में क्या कहा गया है, महंगाई के बारे में क्या कहा गया है। लेकिन दक्षिण भारतीय राज्य एक अलग ही डिमांड कर रहे थे और उनकी डिमांड थी कि उनके टैक्स को उन्हीं को दिया जाए। अब यह सवाल दोबारा सुनना पड़ेगा, उनके टैक्स को उन्हीं को दिया जाए। अब यह समझने के लिए पहले आपको उनका और मेरा समझना पड़ेगा। ये तेरा और मेरा, बस इसी में सारा की सारा फेरा छुपा हुआ है। आप कटिंग देख रहे हैं कि केरला के सीएम ने दिल्ली में प्रोटेस्ट किया प्रधानमंत्री मोदी को अवर टैक्स लैंग्वेज के ऊपर। ये अवर टैक्स क्या है? यहां पर विजयन कैबिनेट टू होल्ड प्रोटेस्ट अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट एट जंतर मंतर। यहां पर राइट ऑफ स्टेट बीइंग ट्रैम्पल्ड अपॉन सेंट्रल ईटिंग इनटू आवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ऐसा पिनराई विजयन ने, जो केरला के सीएम हैं, उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते हुए कहा। मतलब यहां पर एक टर्मिनोलॉजी उपयोग में आई है। अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, अवर टैक्स, और यहां पर देखें अवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, हमारे वित्तीय संसाधनों को केंद्र सरकार खा रही है। हमारे वित्तीय संसाधनों को केंद्र सरकार खा रही है। यह एकदम लिटरल सेंस हुआ इस बात का। खा तो मतलब भोजन तो नहीं कर रही होगी, उपयोग कर रही है हमारे वित्तीय संसाधनों का। कौन बोल रहे हैं? केरल के सीएम बोल रहे हैं। उनका कहना है केंद्र हमारे संसाधनों को खा रही है। चलिए, तो इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा बजट के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। तो चलिए बजट में आपको प्रवेश कराते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जब भारत के बजट की बात होती है तो हम क्या कहते हैं? इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। हम राज्यों का संघ हैं। अब हम जब राज्यों का संघ हैं तो राज्य जितने भी भारत के अंदर 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये आपस में मिलकर के अपने स्तर की फाइनेंशियल एक्टिविटीज चलाते हैं। फाइनेंशियल एक्टिविटीज चलाते हैं
कोई किसी चीज में अच्छा है तो कोई किसी चीज में अच्छा है। दक्षिण भारत अपनी कोस्ट लाइन के कारण व्यापार में अच्छे हैं, तो उत्तर भारत अपनी फर्टाइल लैंड के कारण या फिर पानी के कारण, नेचुरल रिसोर्सेज के कारण, इलेक्ट्रिसिटी में, अनाज में, पॉपुलेशन में, भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड में, इनमें अच्छे हैं। तो हर जगह की अपनी कोई ना कोई यूटिलिटी है, तभी तो भारत एकदम डाइवर्स कंट्री है। इतनी सारी विविधताओं के बाद भी भारत एक बना हुआ है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस डाइवर्सिटी के ऊपर ही आज का यह सेशन है कि भारत की सरकार विभिन्न राज्यों से और यूनियन टेरिटरी से कुछ टैक्सेस वसूलती है। अब आप पूछेंगे तो भारत सरकार क्या वसूली भाई की तरह काम करती है? अजी नहीं, टैक्सेस वसूलती है, अपने पास इकट्ठा करती है और उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट करती है राज्यों को। बोले ये कैसे हुआ? ये आसान रूप से ऐसे समझिए कि आपके घर में 5 सदस्य रहते हैं, उनमें से 2 सदस्य बहुत अच्छी नौकरी करते हैं, 2 सदस्य बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, 1 सदस्य घर में वृद्ध हैं, सीनियर हैं। वो सीनियर जो हैं, वो 2 लोग जो कमा के लाए उनसे पैसा मंगाए, पैसा इकट्ठा किए अपने पास, आवश्यकता के अनुसार जो बच्चे घर की पढ़ाई कर रहे हैं उनको उनकी जरूरत का धन दिया, बाकी धन उन 2 बच्चों को भी दिया और थोड़ा धन अपने पास चारों बच्चों और खुद की अच्छी भविष्य के लिए, अच्छी परवरिश के लिए सुरक्षित रख लिया। कुछ इसी प्रकार से भारत सरकार करती है। भारत सरकार के पास 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी जो हैं, इनसे टैक्सेस की वसूली की जाती है, उन्हें फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इस आधार पर किसे कितनी ज्यादा जरूरत है, कितना कौन सक्षम है, उसको किस तरह की सहायता दी जा सकती है, इस आधार पर भारत एक यूनिट के रूप में रहता है। इसी क्रोनोलॉजी में टैक्सेस कौन से एकत्र किए जाते हैं, तो इसे आसान भाषा में 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस और एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। आज का सेशन सुनने के लिए आपको थोड़ी सी इकोनॉमिक्स सुननी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी, या समझिए कि आपको इस बारे में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर लेना है। मैं बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। डायरेक्ट टैक्सेस और अनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये क्या होते हैं? डायरेक्ट का मतलब हुआ मैं आपके पास आया और आपसे कहा कि मुझे आपसे 10 रुपए वसूलने हैं। बोले क्यों? मैंने कहा आपने 100 रुपए कमाए थे, 10 रुपए इसमें मेरे बनते हैं। बोले साहब क्यों? अरे आप 100 रुपए वाले जो आदमी हैं, मतलब डायरेक्ट मैंने आपकी जेब से 10 रुपए निकाल लिए। ये आपसे बोलकर निकाले गए पैसे डायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हैं, मैंने आपसे कहा कि मुझे आपसे 10 रुपए लेने हैं, आपने कहा भाई साहब मैं आपको क्यों दूं? अरे आप चिंता मत करिए, आप पर इसका बोझा नहीं पड़ेगा, आप किसी और से ले लीजिए। बोले मतलब? इसको आसान भाषा में समझने के लिए अगर मैं आपसे यह कहूं कि कभी आप अगर खाने जाएं, आपके रेस्टोरेंट के बिल को अगर ध्यान से देखें तो आपको वहां पर बिल में कुछ इस प्रकार से CGST, SGST लिखा हुआ दिखाई देगा। सेंट्रल का वसूला हुआ GST और स्टेट का वसूला हुआ GST। इसको देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपने जो भोजन किया है इसका कुछ पैसा आपने केंद्र को और कुछ पैसा राज्य को टैक्स के रूप में दिया है। टेक्निकली सरकार आपसे नहीं वसूल रही थी, सरकार ने तो उस होटल वाले से कहा था कि मुझे जितना खिलाओगे लोगों को खाना उस पर इतना % टैक्स चाहिए। वो दुकानदार भी समझदार था, उसने कहा ठीक है सर, मैं जितना बेचूंगा उसी पर तो लोगे ना? बोले हाँ। तो बोले मैं उसके बेच करके उसी पर ही जोड़ करके उस व्यक्ति से इसे वसूल लूंगा जो खाने आएगा। इसका मतलब मैंने उससे लिया, उसको दिया, मैं मिडिलमैन था, मुझे कुछ नहीं हुआ। ये था इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस यानी कि जिस पर लगाया जाता है उसे ना देना पड़े वो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट जिस पर लगाया जाए उसे ही देना पड़े डायरेक्ट है। इन दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कुछ उदाहरण हैं। जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस में सबसे बड़ा टैक्स GST है, जो कि वर्तमान में सभी राज्यों से वसूला जा रहा है। एक महीने के अंदर नवंबर 2023 का कलेक्शन 1,67,000 करोड़ का था, यानी कि भयंकर तरीके से टैक्स इकट्ठा इनडायरेक्ट रूप से किया जाता है। वही डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर बड़ा टैक्स है इनकम टैक्स, दूसरा बड़ा टैक्स है कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, कुछ इस प्रकार के हमारे टैक्स में टैक्सेस हैं, जैसे इनकम टैक्स, GST, कस्टम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इस प्रकार के टैक्स हैं। अगर आप टैक्सेस की भाषा को थोड़ा बहुत समझ रहे हैं और ज्यादा उलझ नहीं रहे हैं तो इसे एक कदम और आगे लेकर चलते हैं। हालांकि मेरा उद्देश्य आपको बजट पढ़ाना नहीं है, लेकिन इस संघर्ष को समझने के लिए, जो टैक्स से उपजा विवाद है, इसे समझने के लिए आपको इस कहानी में एंट्री तो लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आप इस कहानी से वंचित रह जाएंगे। भारत में जो उत्तर दक्षिण का विवाद शुरू हुआ है उसमें टैक्स विवाद से वंचित रह जाएंगे।
इसीलिए हम अपने आज के इस एक्सप्लेन्ड वीडियो में आपके सामने इसे लेकर आए हैं। साथियों, अब थोड़ा और आगे चल के समझने का प्रयास करते हैं। हाल ही में बजट के अंदर एक बात हाईलाइटेड होकर आई, और वो क्या है? जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बजट के दो हिस्से हैं, सरकार की आय का हिस्सा यानी कि राजस्व का हिस्सा, और सरकार के खर्च का यानी कि व्यय का हिस्सा। जो सरकार के राजस्व का हिस्सा है, यानी सरकार अगर 1 रुपया कमाती है, 1 रुपया प्राप्त करती है, तो उनमें से 28 पैसा, इसको ऐसे आसान भाषा में कहें, अगर सरकार 100 रुपए कमाती है तो 28 रुपए तो वो केवल उधार लेती है दुनिया से। हो सकता है वर्ल्ड बैंक से ले ले, IMF से ले ले, या किसी भी ADB से ले ले, या किसी जायका से ले ले, कोई भी XYZ एजेंसी से उधार लेती है, नंबर 1। उसके बाद बचे हुए लगभग 72 रुपए सरकार के द्वारा वसूले जाते हैं आप लोगों के टैक्सेशन से। जैसे इनकम टैक्स से 19 रुपए वसूले जाते हैं, GST से 18 रुपए, मतलब रुपए की जगह अगर 1 रुपए के अंदर अंश की बात करें तो पैसे में बात करिए। 1 रुपया अगर कुल उगाई है तो 19 पैसा इनकम टैक्स से, 18 पैसा GST से, 17 पैसा कॉर्पोरेट टैक्स से, मतलब जो ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं इनसे वसूला जाता है। बाकी अन्य छुटमुट टेस्ट और भी लगते हैं, लेकिन ये अपने आप में 60% से ऊपर का स्लैब ले जाते हैं। इस प्रकार के टैक्सेस से सरकार आय करती है। फिर सरकार व्यय कहां करती है, खर्च कहां करती है? तो सरकार ने जो कर्जे लिए थे उन पर जो इंटरेस्ट लगा था, लगभग 20 पैसा 1 रुपए में से वो चुकाने में खर्च करती है। जो कमाया उसमें से इंटरेस्ट पर 20 पैसा खर्च करती है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा अंश सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है वो है राज्यों को कमाए हुए इस राजस्व में से हिस्सा बांटने में। राज्यों को कितना हिस्सा बांटा जाता है? तो 1 रुपए में से 20 पैसा राज्यों को सरकार के द्वारा दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, राज्यों से जो ये टैक्स वसूला गया है इसमें से 20 रुपया या 20 पैसा, 1 रुपए का 20 पैसा राज्यों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और केंद्र सरकार जो योजनाएं चला रहा है उन पर 16 पैसा खर्च हुआ। इसके अलावा केंद्र जिन योजनाओं को प्रायोजित कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है, उन पर 8 पैसा, वित्त आयोग और अन्य अंतरणों पर 8 पैसा, डिफेंस पर 8 पैसा, आर्थिक सहायता पर 6 पैसा जो हम इधर उधर के देशों को भेजते हैं, पेंशन पर 4 पैसा और अन्य प्रकार के व्यय पर 9 पैसा खर्च किया जाता है। अगेन हमारा फोकस इस 20 पैसे पर होना चाहिए, साथ ही साथ हमारा मतलब फोकस वित्त आयोग के अंतरण पर होना चाहिए, लगभग 30 पैसे पर होना चाहिए आज के सेशन को समझने के लिए। अगर आपको अभी तक की बातों में बोरियत होना शुरू हो चुकी है तो आपको थोड़ा और झेलना पड़ेगा, उसके बाद आपके समझ की या समझिए तो आम व्यवहार की जो बोलचाल की चीजें हैं वो आने लगेंगी। फिलहाल के लिए बोलचाल से थोड़ा पहले ही इकोनॉमिक्स में मैं थोड़ा और आपको चर्चा करना चाहूंगा, और वो ये है कि आप अगर आय और व्यय को ध्यान से देख चुके हैं तो आपको अब तक बजट क्या होता है ये समझ आया होगा। बजट मतलब सरकार अपने भाषण में कि कितना पैसा कमाएगी, एक्सपेंडिचर क्या करेगी और रेवेन्यू कहां से प्राप्त करेगी, उनकी जो चर्चा करती है उसका मैंने एक ब्रीफ इंट्रो आपको यहां दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो सरकार अपने इस बजट में, जैसे इस बार का बजट 47 लाख करोड़ रुपए का है, तो इस बजट में सरकार मेजर पैसा अगर बताया जाए कितना खर्च किया जाता है, मैंने तो अभी बताया 1 रुपए में से इतना अंश राज्यों को दिया गया, तो राज्यों को जो दिया गया जाएगा वो 2,86,000 करोड़ रुपए दिया जाएगा 47 लाख करोड़ में से। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आज के संकट पर। आज का संकट क्या है? देश के 5 बड़े राज्य अगर इकट्ठे काउंट कर लिए जाएं तो जानकारी निकल कर आती है कि हमारे 5 बड़े राज्यों से और 4 बड़े अलग राज्यों से 4 राज्य मिलकर 70% कुल डायरेक्ट टैक्स का पे करते हैं। डायरेक्ट टैक्स कौन सा था? ये वाला डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये लगभग जो 17 दूनी 34 35 36% का जो टैक्स आपको मिल रहा है, देश का जो कुल टैक्स अर्जित हुआ उनमें से 4 बड़े राज्य मिलकर के 70% डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, हमारे 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में से। वहीं दूसरा, हमारे 5 बड़े राज्य ऐसे हैं जो हमारे कुल GST का आधा टैक्स देते हैं। लड़ाई का आधार अब बन रहा है अगर आप समझने का प्रयास करें। देश के केंद्र सरकार को जितना पैसा मिल रहा है उनमें से 70% केवल 4 राज्य दे रहे हैं डायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट वो
जो आपके पास से वसूला जा रहा है, जैसे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स मेजर कंपोनेंट है। इनडायरेक्ट वो जो लगाया आप पर जा रहा है लेकिन वसूला किसी और से जा रहा है, मतलब किसी और के माध्यम से आप दे रहे हैं। उस प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है जीएसटी, और जीएसटी हमारे देश के 5 बड़े राज्य 50% से ज्यादा जीएसटी पे करते हैं। डिटेलिंग में अगर हम चलें तो हमारा जो 16.27 लाख करोड़ का 22-23 के अंदर, साल 22-23 के अंदर जो टैक्स कलेक्शन हुआ, उस टैक्स के अंदर से महाराष्ट्र अकेला 6.14 लाख करोड़ रुपए अकेला पे किया था। यानी कि केंद्र को जो 16.5 लाख करोड़ रुपए टैक्स में मिले थे, उनमें से अकेले महाराष्ट्र ने 6.25 लाख रुपए या 6.25 लाख करोड़ रुपए पे किए थे। इसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली एज एन यूनियन टेरिटरी था, जिसने 2.12 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार को चुकाए थे। साथ ही साथ कर्नाटका 2.05 लाख करोड़ रुपए और तमिलनाडु 1.17 लाख करोड़ रुपए चुकाने वाले राज्यों में थे। यानी कि 2, 6 और 2, 8, 2, 10 और 11, कुल मिलाकर के 16 में से लगभग 12 करोड़ रुपए केवल इन 4 राज्य और यूनियन टेरिटरी ने डायरेक्ट टैक्स में पे किए थे। वहीं पर अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस की मैं बात करता हूं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो कुल राजस्व प्राप्त किया गया था जीएसटी का लगभग 7.7 लाख करोड़ रुपए का, उनमें से महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात और वेस्ट बंगाल ने मिलकर के 45% किसका 7.5 लाख करोड़ रुपए का इन 5 राज्यों ने चुकाया था। तो बड़ा सवाल यह है कि कमा कोई और रहा है, खर्च कोई और कर रहा है, तो दर्द अंदर से अब समझ में आ जाएगा कि दर्द असली है किसका। इस पूरी कहानी का दर्द अगर आपको मर्म समझ में आ गया तो असली रोना इन्हीं राज्यों का है। कमाते हम हैं तो ये खर्च औरों पर क्यों हो, हमारा कमाया हुआ औरों पर क्यों जाए। लेकिन मैं आपने कमाया और आप पर खर्च ना हो इसका जवाब जरूर दूंगा आज के सेशन में, लेकिन मर्म अगर समझ गए हैं तो उसे आसान भाषा में कुछ यूं समझ लीजिए। बिहार 1 रुपया टैक्स देता है और 7.5 रुपया, लगभग 7 से अधिक रुपया वसूलता है। बिहार की बात कर रहे हैं। यानी कि बिहार वो राज्य है जो कि कम पे करके ज्यादा प्राप्त करता है केंद्र सरकार से। वहीं महाराष्ट्र वो राज्य है जो भरकर बोरा केंद्र सरकार को देता है। यानी अगर वो 1 रुपया केंद्र सरकार को देता है तो सरकार से मात्र 8 पैसा प्राप्त करता है। 1 रुपया टैक्स पे करके 8 पैसा सरकार से प्राप्त करता है वो महाराष्ट्र है, और जो 1 रुपया टैक्स पे करके 7 रुपया प्राप्त करता है वो बिहार है। बिहार है भाई साहब। ये अपने आप में वो लिस्ट है जिसका असली बवाल है। और इस लिस्ट के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो भी राज्य पैसा प्राप्त कर रहे हैं कोइंसिडेंशियली वो विंध्याचल पर्वत के उत्तर में हैं। नाम है जिसका बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, पंजाब। अगर आप इस लाइन को आधा उठाकर ऊपर की तरफ देख लें तो इस टैक्सेशन में यानी कि कुल जो धन बट रहा है उनमें से आधे राज्य तो ऐसे हैं जो कि जो देते हैं उससे ज्यादा वसूल लेते हैं। यानी कि उत्तराखंड तक अगर आप देखें तो ये वो राज्य हैं जो कि उत्तर के राज्य हैं जो देते हैं उससे ज्यादा वसूल लेते हैं। और जो मेजॉरिटी डाउन साइड राज्य हैं, चाहे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, केवल एक हरियाणा और गुजरात को यहां से हटा दिया जाए तो कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये वो राज्य हैं जो कि विंध्या के दक्षिण में हैं, और दक्षिण में हैं जितना कमाते हैं उससे कम पाते हैं। बस कलेश का जड़ अगर समझ में आ गया है तो यहीं से उत्तर भारत का वो स्थान आपके दिमाग में बनने लगेगा। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें, इनकम टैक्स प्रकार के टैक्स की बात करें, तो बिहार वो राज्य है 100 रुपए इनकम टैक्स देता है लेकिन केंद्र सरकार से 922 रुपए वापस लेता है कि 922 रुपए हमारे अंदर वापस दीजिए, हमारे यहां पर फैसिलिटीज के विकास के लिए दीजिएगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम तेलंगाना की बात करें, 100 रुपए अगर यहां से टैक्स निकल कर आता है तो 49 रुपए ही इनको वापस मिलता है। यानी कि इन्हें
केंद्र सरकार से दिक्कत यह है कि हम लोग, महाराष्ट्र का तो और बुरा हाल है, 100 रुपए टैक्स वसूला जाता है बेचारे से, 7 रुपया वापस मिल रहा है डायरेक्ट टैक्स का। यह तो कुल टैक्स का हालत है, यह डायरेक्ट टैक्स का हालत है। उम्मीद है आपको अगर यह बात समझ में आ रही हो तो यह समझ में आने लगेगा कि ये वाले जो आपको हल्के येलो कलर में रंगे हुए राज्य दिख रहे हैं, ये वो राज्य हैं जो कि देते हैं उससे ज्यादा वसूलते हैं, और ये वो हैं जो जितना देते हैं उससे कम पाते हैं। बस यहीं पर सारा कलेश हो रखा है। अब लेकिन आपके दिमाग में प्रश्न बनने लगेगा, क्या बनने लगेगा? भाई पिनेराई विजयन अगर केरला में बैठे हुए ये कह रहे हैं कि जो हम देते हैं उससे कम पाते हैं, तो उनका संघर्ष क्या है? हमारा पैसा हमें दे दो। हमारा पैसा कौन सा? जो हम दे रहे हैं केंद्र को, वो पैसा हमें वापस दे दो भाई। वो पैसे से कुछ तो हमारी मदद कर दो। हमारा पैसा करने के लिए केरल से पिनेराई विजयन तमिलनाडु का साथ लेकर, दिल्ली का साथ लेकर, पंजाब का साथ लेकर खड़े हैं जंतर मंतर पर और कह रहे हैं कि हमारा पैसा हमें वापस दे दो। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं साहब। अब आपके दिमाग में लेकिन एक प्रश्न यहां आ रहा होगा, बिहार ने आफ्टर ऑल ऐसा क्या जादू किया है, उसे इतना पैसा मिल कैसे जाता है? साहब जादू नहीं, दुर्भाग्य ही कहिए। बाय द वे मैंने आपको इसी YouTube चैनल पर एक सेशन किया था जिसमें यह दिखाया था आफ्टर ऑल बिहार पिछड़ा कैसे। बिहार का पिछड़ना मैंने बताया था, वो आप जरूर देखिएगा। उसके साथ आपको ये आज का जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं ये समझ में आ जाएगा। देखिए, भारत के अंदर अगर कैपिटा इनकम को नापा जाए, कैपिटा इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, यानी राज्य की जीडीपी और उसकी जनसंख्या, तो जनसंख्या और जीडीपी का जो रेशो है उससे प्रति व्यक्ति आय निकल कर आती है। बिहारियों की प्रति व्यक्ति आय लगभग 50 से 55 हजार रुपए के बीच में प्रति व्यक्ति आय। वहीं तेलंगाना की प्रति व्यक्ति आय 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है। तो दोनों राज्यों के बीच का जो डिवाइड दिखाई दे रहा है लगभग 2.5 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति के अंदर, वो किसी राज्य की सहायता के लिए सबसे बड़ा आधार बनता है। बिहार को सबसे ज्यादा फंड क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो फंडिंग देने की व्यवस्था है उसमें इनकम डिस्टेंस का 45% कंट्रीब्यूशन है। मतलब कैसे यह डिसाइड किया जाए कि बिहार को ज्यादा पैसा देना है, तो बोले इस आधार पर डिसाइड करिए कि बिहार कितना गरीब है। तो बोले बिहार इतना गरीब है कि मतलब 7 रुपए देने का जो आधार है उसमें से 3 रुपया केवल इस बात के लिए दीजिए इसे, क्योंकि ये जो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला राज्य है उससे ये बहुत नीचे है। तो बोले इस डिवाइड को कम करिए। तो बोले कम करने के लिए क्या करें? तो बोले पैसा दो इनको। तो इस आधार पर इनको पैसा दिया जाता है। दूसरा, इनकी पॉपुलेशन के आधार पर, थर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो बोले इसलिए इनको पैसा दो। क्षेत्रफल के आधार पर, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के आधार पर इनको पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है ना? तो सेंटर कैसे पैसा अलोकेट करता है, संभवतया अब आपको वो बात समझ में आ रही हो। अब एक बार फिर से हम नक्शे पर इन सबको देखने का प्रयास करते हैं। जिस बिहार की चर्चा हो रही है, बिल्कुल गंगा नदी के किनारे बसा राज्य उत्तर प्रदेश, और इन सभी राज्यों को अगर ध्यान से देखें तो भारत के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। मध्य प्रदेश के मध्य भाग से निकलता विंध्याचल पर्वत, दक्षिण में जिसके सतपुड़ा, बगल से निकलती नर्मदा जो कि गुजरात में जाकर गिर रही है। ज्योग्राफी के जो छात्र हैं वो भारत को जब उत्तर और दक्षिण भारत के नाम पर पढ़ते हैं तो कहते हैं कि विंध्या से नीचे वाला भारत दक्षिण भारत है। विंध्या से नीचे वाले भारत में, दक्षिण भारत में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है महाराष्ट्र। उसके बाद में कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, ये वो राज्य हैं जो कि कॉन्स्टेंटली उन श्रेणी में शामिल हैं जो तुलनात्मक रूप से ज्यादा कमाते हैं और कम पाते हैं। वहीं इस विंध्या से ऊपर वाले जो राज्य हैं वो हैं जो कम कमाते हैं और ज्यादा पाते हैं, जिनमें से अपवाद स्वरूप केवल और केवल हरियाणा, दिल्ली और गुजरात को हटा दीजिए, बाकी सभी राज्य इसी श्रेणी में आते हैं। ये कम कमाते हैं और ज्यादा पाते हैं, उस राज्य की श्रेणी से तीनों हटकर हैं, बाकी सबका हाल एक जैसा है। यही कारण है कि इन दोनों के बीच में यह द्वंद्व शुरू हो रहा है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि नैतिक रूप से तो संभवतया ये लोग सही कह रहे होंगे शायद। यार सही बात है, दुखता तो है भाई, लेकिन अगर नैतिकता को ही बीच में लाना है तो मैं आपको तर्क दूंगा और बताऊंगा कि इनकी ये बातें कितनी गलत हैं। उसको आज के सेशन में आगे चलकर डिस्कस करेंगे। पहले मैंने आपको रूट कॉज बताया है कि संघर्ष किस बात का है, और इस संघर्ष को अगर डेटा पर चेक करें तो ये इस बार का बजट है। बजट में आप देख सकते हैं बिहार को कितना पैसा दिया गया है। एनेक्सर 4 ये है आपके इस बार के बजट का, पेज नंबर 23 पर लगा हुआ है। इस बार के बजट में, बजट पढ़ने वाले यूपीएससी के छात्र इसे जरूर पढ़ें। यहां पर देखिएगा बिहार जो है वो
कुल जो सरकार पैसा खर्च करती है उसका 10% कंज्यूम करता है, यानी कि 1,22,000 करोड़ रुपया अकेला बिहार लेता है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो पैसा खर्च करती है उसका 17% अकेला लेता है, क्योंकि इसकी जनसंख्या ज्यादा है। इसके पास जाता है 2,18,000 करोड़ रुपया। बाकी अन्य राज्यों के पास, अगर महाराष्ट्र का उदाहरण दिखाया जाए तो महाराष्ट्र 6% प्राप्त करता है, जबकि जब देने की बारी आती है तो आधे से ज्यादा खुद टैक्स पे कर रहा होता है। ठीक है, एक जीएसटी का आंकड़ा अगर देखें तो 1 नवंबर का, खैर इस बात का तर्क नहीं है, मैंने अब आपको बता दिया है, इसलिए मैं इस तर्क को हटा दे रहा हूं। अदरवाइज मैंने एविडेंट करने के लिए पूरी बजट की फाइल आपके लिए यहां लगाई थी, लेकिन मैं चूंकि अब बात समझा चुका हूं इसलिए अब मूल मुद्दे पर आगे बढ़ सकता हूं। अदरवाइज आपको यह बात समझ ना आई होती तो संभवतः मैं आपको ये सारे बजट के डॉक्यूमेंट्स पढ़ पढ़ के सुना रहा होता, लेकिन संभवतः मैं मानता हूं कि अब आपको यह समझ विकसित हो चुकी है। अब लड़ाई का कारण क्या है वो समझ में आ गया, तो संभवतः ये वाली जो हेडलाइन है वो समझ में आ गई होगी। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगेगा, लेकिन सर ऐसी स्थिति में भी सरकार मदद क्यों नहीं कर रही दक्षिण वालों की? तो भाई उसकी जो कृपा है वो यहां छिपी है। कैसे कृपा यहां छिपी है? क्योंकि इनके पास जो जनसंख्या है, असल में लोकतंत्र जनतंत्र भी है, और जहां वोट ज्यादा उसकी पावर ज्यादा। 40 लोकसभा बिहार लेकर बैठा है, यूपी 80 लेकर बैठा है। इतनी लोकसभा सीटें कि इन दो राज्यों को कोई संभाल ले तो समझ लो कि वो अपने आप में केंद्र में पक्का हो जाता है। जिनके पास जनता है भाई, इनके पास रिसोर्सेज होंगे, पैसा होगा। जनता जिनके पास है उनके पास असल में केंद्र की पावर है, और वही जो केंद्र की पावर है वही उत्तर और दक्षिण की असल लड़ाई की वजह है। जहां से सरकारें आएंगी वो तो जिस जगह से आई हैं उस तरह के लोगों के हित के बारे में भी तो विचार करेंगी कि यार इन लोगों ने जिस तरह का सैक्रिफाइस किया है, जिस तरह की ये जिंदगी जी रही हैं, इनको अपलिफ्ट करना जरूरी होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश बिहार की जनता, इनके अभी जीवन स्तर में बहुत ज्यादा गिरावट है, इनको उठाना होगा। उठाना होगा तो फंडिंग देनी होगी। सरकारें जहां से आएंगी अपने क्षेत्र को अपलिफ्ट करने के बारे में सोचेंगी। बस यही कन्फ्लिक्ट है। कन्फ्लिक्ट है तो हेडलाइन है। चलिए, तो अब कन्फ्लिक्ट है तो हेडलाइन है, और हेडलाइन है तो तमिलनाडु और केरला की लड़ाई क्यों होती है वो समझ में आपको आनी चाहिए। ये केरला के सीएम की और तमिलनाडु के सीएम की सारी बातें हैं। केरला के सीएम का आरोप है कि केंद्र केवल उन 17 राज्यों पर ध्यान दे रहा है जहां पर उनकी सरकार है। इसको यूं कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार प्रमुखता से उन राज्यों में है जहां पर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र संभवतया उनके उस रेंज से बाहर चला गया है। वैसे मैं आपको बताऊं, हम लोग ज्योग्राफी वाले लोग कहते हैं कि विंध्या से दक्षिण में सारे राज्य दक्षिण भारत हैं, लेकिन असल मायने में अब दक्षिण की परिभाषा में जिन्हें काउंट किया जाता है, जिन्हें आम बोलचाल की तरह से डिवाइड के रूप में काउंट किया जाता है, उसमें से तटवर्ती राज्यों में केरल, कर्नाटका, तेलंगाना और ये तमिलनाडु को काउंट किया जाता है, आंध्रा को काउंट किया जाता है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से राज्यों को काउंट करते हुए महाराष्ट्र को अब यह माना जाता है कि यह भी उत्तर की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, अच्छा, खैर फिलहाल के लिए इनका कहना है कि केंद्र सरकार केवल 17 राज्यों पर ध्यान देती है। इसी बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी निकले और उन्होंने मोदी जी को पुराने दिनों की याद दिलाई, और उन्होंने कहा एक समय आप भी जब गुजरात के सीएम थे मोदी साहब, आप भी कहा करते थे कि मैं इतना टैक्स देता हूं और उस टैक्स से मुझे गुजरात में इतना ही राजस्व मिलता है, ये तो नाइंसाफी है। बोले जब आप खुद केंद्र में जाकर बैठे तो दूसरा राज्य कोई अगर बात कर रहा है तो उससे आप परेशान हो रहे हैं। इन्होंने पुराने स्टेटमेंट भी निकाल करके उनके दिखाए। ठीक है साहब, इस विवाद को कई पत्रकारों ने भी अपने अपने तरीके से समझाने का प्रयास किया। मैं मोदी जी का ये वाला न्यूज भी निकल के आया कि ये जब खुद बैठा करते थे गुजरात में तब इस बात का बड़ी वो वकालत करते थे कि गुजरात इतना टैक्स चुकाता है तो उसको इतना कम क्यों मिलता है, उसे ज्यादा मिलना चाहिए। इस विषय पर कई पत्रकारों के, राजनेताओं के तरह तरह के बयान निकल के आए, जिसमें कि हर तरह से इंटेलेक्चुअल लोग यही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि भाई हम जब इतना टैक्स देते हैं तो हमें इतना लाभ मिलना चाहिए। अब आप लोग भी इस बात से लगभग अब तक मन में एक भाव पैदा कर चुके होंगे, बेचारे बात तो सही कह ही रहे हैं, इतना देते हैं तो हक तो बनता ही है। नहीं साहब, गलत बात है। ये गलत क्यों है, आइए चर्चा करते हैं। चर्चा कुछ इस प्रकार से करते हैं। विचार कीजिए, अगर भारत के उत्तर में हिमालय और हिमालयन राज्य इस बात पर अड़ जाएं कि नदियां जो उत्तर भारत को पानी पिला रही हैं वो हमारे पहाड़ों से निकलती हैं, पानी पर हमारा अधिकार है, ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि भारत के किसी भी राज्य को प्रॉपर तरीके से खाद्यान्न उपलब्ध हो पाएंगे, बिजली उपलब्ध हो पाएगी? इवन
आप जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते अगर हिमालयन राज्य ये प्रोटेस्ट करके बैठ जाएं कि पानी तो सब लोग हमारा ही पीते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं, जिन उत्तर भारत के राज्यों को दक्षिण भारत के लोग अपने ऊपर लायबिलिटी समझ रहे हैं, देश का अधिकांश कोयला वहीं से आता है। अगर वो राज्य इस बात पर जिद पकड़ लें, यही वो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये राज्य वो हैं, अगर ये जिद पकड़ लें कि हमारा कोयला है, इस बिजली का लाभ केवल हमें ही मिलना चाहिए, क्योंकि देश में आज भी सर्वाधिक बिजली कोयले से पैदा होती है, तो क्या आप इस देश की कल्पना कर सकते हैं? वहीं दूसरी ओर आज तटवर्ती क्षेत्रों में इंडस्ट्री का विकास हुआ। इंडस्ट्री का विकास हुआ केंद्र की योजनाओं के फलस्वरूप। अगर केंद्र सरकार यह कह दे कि यहां पर लगी हुई तटवर्तीय राज्यों में लगी हुई फैक्ट्रीज यहां से हट करके उत्तर भारत में लगाई जाएंगी, जहां पर मजदूर बहुत है, आप विचार कीजिएगा। और मुझे लगता है कि भविष्य में इस बात का समाधान भी यही निकल कर आएगा। सरकार ने अपने द्वारा जब फैक्ट्रीज को तट पर जाने की इजाजत दी थी, तब उद्देश्य यह था कि हम अपने स्तर पर लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहते थे एक्सपोर्ट के माध्यम से। आज जब देश में बढ़िया से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं, और राज्यों के विकास के लिए अगर सरकार केवल एक फैसला ले आए कि बड़ी फैक्ट्रीज उन राज्यों में लगेंगी जहां के मजदूर पलायन करते हैं, केंद्र सरकार का इकलौता ऐसा फैसला उत्तर प्रदेश और बिहार में जैसे ही तटवर्ती राज्यों की फैक्ट्रीज को लगाने के लिए विवश कर देगा, क्योंकि मजदूर जहां हैं, जहां से काम करने वाला व्यक्ति बाहर आ रहा है, इंडस्ट्रीज वहीं होनी चाहिए, तट तो वहीं रहने वाले हैं, वो कौन से सरक जाएंगे। संसाधन विकसित करिए, यहां पर रोजगार संसाधन के नाम पर भी मिलेगा और फ्रेट यहां से जाकर के लोगों तक पहुंचाने की बात भी सुनिश्चित हो जाएगी। विचार कीजिए, कायाकल्प हो जाएगा। और यह बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूं, बिहार के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, क्यों पिछड़ा बिहार, उसकी में मैंने एक कारण बताया है कि पहले फैक्ट्री बिहार में ही हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने कहा कि जहां कच्चा माल है वहां फैक्ट्री नहीं होंगी, कहीं और जाइए, सरकार सामान पहुंचाएगी। अब सरकार बना बनाया माल पहुंचा दे, संभवतया उत्तर भारत के अंदर ये सारे राज्य एकदम खुशहाल राज्य हो जाएंगे। और चलते हैं साथियों, अगर उत्तर भारत के राज्य ये कहकर डिसाइड कर लें कि सबसे ज्यादा गेहूं तो हम ही पैदा करते हैं, बाजरा हम ही पैदा करते हैं, चावल भी हम ही पैदा करते हैं, ऐसी स्थिति में अगर हम लोग अपना खाद्यान्न किसी को नहीं देंगे, फिर क्या कीजिएगा? यानी कि हमारा पैसा कहने से पहले यह समझना होगा कि केवल और केवल ये जो शरीर हमें दिख रहा है, दिमाग कहने लग जाए कि मैं ही इसका राजा हूं, और पैर आपसे हड़ताल करके कहें कि जा तू ही राजा है, तो हम तो अलग होकर चल दिए। या दिल होकर ये कह दे, दिल कह दे कि अपन धड़कना बंद कर रहे हैं, आंख कह दे कि मैं तो देखना बंद कर रही हूं, तो क्या आप इस शरीर की कल्पना कर सकते हैं? इस भारत माता को जब आप कल्पना में लाते हैं, तो सबसे पहले जरूरी समझना यह है कि यह किसी एक अंग की वजह से या एक अंग की कमी की वजह से अपने आप को अधूरा पाएगी। ऐसी स्थिति में मेरा ये वही वाली बात है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, और आप गलती कर बैठे और कहें कि साहब हृदय है, बस इतनी ही बात पर फेफड़े नाराज हो जाएं और कहें अगर तुम महत्वपूर्ण हो तो चलिए हम हवा लेना बंद कर देते हैं, थोड़ी देर सरवाइव करके दिखा दो। फेफड़े कहने लगे मैं ही सब कुछ हूं, दिमाग कह देता है चलिए तो मैं कंट्रोल सिस्टम भुला देता हूं, देखते हैं तुम कितने इंपॉर्टेंट हो। सब चीजें बहुत ज्यादा रूप से एक दूसरे के साथ गुथी हुई हैं। ये देश की परिभाषा यूं ही नहीं बनी है। इसी क्रम में साथियों, अगर हम और आगे बढ़ें, प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि ऐसा कैसे आप मान सकते हैं। प्रधानमंत्री तो क्योंकि अब देश को चलाना है, तो देश के लिए उनको भाषण देना था कि भाई शरीर में कहीं भी दुख होगा तो फिर सबको पता चलेगा। एक और तर्क सुनते हैं। जब बात टैक्सेशन की हो तो आपको सुनना चाहिए कि हमारे देश में जिस डायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है, इनकम टैक्स की बात की जा रही है, हमारे देश के अंदर मात्र 6.5 करोड़ लोग ही तो इनकम टैक्स देते हैं। देश की आबादी है 140 करोड़, 6.5 करोड़ लोग ही हमारे देश के अंदर टैक्स दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में 5% ही हमारे देश की पॉपुलेशन ऐसी है जो टैक्स पे कर रही है। विचार कीजिए, जिस डायरेक्ट टैक्स की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वो टैक्स पेयर्स अपने ऊपर संग्राम करने लग जाएं कि हमें क्या फैसिलिटी मिलती हैं, टूटी सड़कें, छिनैती, रॉबरी, डकैती, आतंकवाद, खराब हॉस्पिटल्स, खराब एयरलाइंस, हमारे लिए सब कुछ अलग होना चाहिए, हम सब टैक्स पेयर्स देश छोड़ के दूसरे देश में जाना चाहते हैं क्योंकि तुम कुछ नहीं दे रहे। क्योंकि जब आप अपने अपने पर आने लगेंगे तो ये 6.5 करोड़ तो फ्लाइट लेकर निकल लेंगे कि साहब हम तो चले परदेश, हम तो सक्षम हैं, तो हम कहीं और जाके कर लेंगे। विचार कीजिए, टैक्सेशन के बिना
क्या आप किसी भी प्रकार की योजना को चलता देख पाएंगे? क्या हम देश के अंदर किसी भी प्रकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को देख पाएंगे, मनरेगा को देख पाएंगे, फ्री फूड को देख पाएंगे, किसी भी प्रकार की योजना को हम देख पाएंगे? सरकार के द्वारा गरीब कल्याण के लिए, जो बहुआयामी गरीबी को मिटाने के लिए, जो अभी सरकार ने लगभग 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है, क्या आप देख पाएंगे? किसान को अन्नदाता के रूप में सरकार के द्वारा जो टैक्सेशन के रूप में जो जो 2-2 हजार रुपए क्वार्टरली दिए जा रहे हैं, क्या उसकी कल्पना कर पाएंगे? क्या उज्ज्वला योजना जैसी योजना या गरीब कल्याण अन्न योजना, जन आरोग्य योजना, ये देख पाएंगे? नहीं। एक समाजवादी राज्य की स्थापना, जिसको हमने देश में देखा है, वो तभी संभव है जब जो पेइंग कैपेसिटी वाला लोग है उससे टैक्स लेकर के, जिसके पास क्षमता नहीं है उसकी साथ उसकी सहायता की जाए, तब जाकर के भारत जैसा देश चलता है। और भारत जैसे देश को चलाने के लिए सबका साथ, सबका विकास अत्यंत आवश्यक हो जाता है। केवल इतना ही नहीं साथियों, जब तक बात फेडरलिज्म की निकल कर आती है, फिस्कल फेडरलिज्म की आती है, संघवाद की निकल कर आती है, तो संभवतया इसका सही अर्थ यही है कि एक राज्य दूसरे की सहायता करे, क्योंकि कोई भी किसी के बिना पूर्ण नहीं है। अगर गलती से इन दक्षिण भारतीय राज्यों को यह विश्वास हो जाए कि यही देश के सबसे कर्ता धर्ता हैं, और उत्तर प्रदेश, बिहार के लोग ये सोच लें कि अब हम कहीं जॉब करने नहीं जाएंगे, हम तो यहीं भले हैं, थोड़े दिन हम भी करके देख ही लेते हैं कि आप हमारे बिना क्या कर लेंगे, नहीं कल्पना कर सकते आप। मेरे प्यारे साथियों, देश के अंदर विभाजन की राजनीति, भारत के उत्तर भारत के राज्यों को दक्षिण के राजनेताओं द्वारा गौमूत्र स्टेट बोल देने से आप हमारा मनोबल गिरा सकते हैं, लेकिन देश की एकता को तोड़ने का यह प्रयास सस्ती राजनीति के लिए सही है, लेकिन भविष्यगामी नहीं है। संभवतया आपको यह बात समझ में आए, यह भी समझ में आए कि भाषा के आधार पर डिवाइड जो करने का प्रयास किया जा रहा है, वो भी कहीं ना कहीं देश के लिए नुकसानदायक है। संभावना व्यक्त की जाती है कि देश के अंदर जो युवा हैं, देश में आप जैसे समझदार जो लोग हैं, वो इस बात को समझते हुए एकजुट होकर भारत का विकास कैसे किया जाए, इसकी दिशा में कार्य करेंगे और देश के विकास को अग्रसर करेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, इतनी देर तक सुन लिया हो, और आपने इस बात को सुनने के बाद ये फील किया हो कि जानकारी में कुछ आपके लिए कंटेंट था, तो सब्सक्राइब करने का थोड़ा सा कष्ट कर लीजिएगा। मैं ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट कर सकता हूं, क्योंकि उससे आप हमें मजबूती देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसे आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाकी आप में से जो भी साथी हमारे साथ में उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, हमने प्रीलिम्स के जस्ट बाद 1 महीने का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, मतलब ROARO के जस्ट अगले ही दिन आप उसे ज्वाइन करें और उसके साथ ही प्रीलिम्स की तैयारी को फोकस करें बेहतरीन तरीके से हमारी टीम के साथ में, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई मेरे साथ कंप्लीट फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वो मात्र 3000 में उपलब्ध है। साथियों, आप सभी के प्यार और स्नेह से मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अपनी पाठशाला, हमारा जो बच्चों को पढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म है, वो अपना 1 साल इस 16 फरवरी को पूरा करने जा रहा है। 16 फरवरी के अवसर पर हमने बहुत कुछ आपके लिए प्लान किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो खुशियां आपके साथ भी साझा की जाएं। बहुत से बच्चों की तरह तरह की डिमांड्स हैं। कुछ बच्चों का कहना है कि बिहार के लिए कुछ प्लान करिए, कुछ का कहना है उत्तर प्रदेश के लिए कुछ प्लान करिए, राजस्थान के लिए कुछ प्लान करिए, और कुछ का कहना है कि आप अपने फाउंडेशन बैच के लिए कुछ प्लान करिए। तो देखते हैं 16 तारीख के दिन हम आपके लिए क्या लाते हैं। निश्चित ही कुछ अच्छा प्लान करने की योजना बनी है। बाकी इसी तरह अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। थैंक यू सो मच।